बलोच तुलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक का अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने खबरदार किया कि क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। अगर अगली तारीख पर लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम, वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दिफा और दाखिला पर अंदराज मुकदमा का हुक्म दूंगा। बड़े वाज़े अल्फाज में आपको समझा रहा हूं, फिर आप सबको और वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। गजा में आर्जी जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने 12 यरगमालियों, इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में 15 खवातीन और 15 मर्द शामिल हैं। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा कि रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों ने बताया कि इसराइल का रवैया वहशियाना था। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदी ना होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाल बनाने की जरूरत ना होती। गजा में आर्जी जंगबंदी होने पर इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमारतों के मलबे से 160 लाशें मिली हैं। गजा में फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारहियत के नतीजे में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से ज्यादा हो गई है। गजा के शोहदा में 6,100 बच्चे और 4,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा किए जाने का इम्कान। सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जराये के मुताबिक बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। ये इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर ने कहा है कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की जरूरत नहीं, लाइन लॉसेस को कम किया जाए। उन्होंने मकामी कर्जों को मुअख्खर करने पर भी एतराज किया और कहा कि मकामी कर्जे मुअख्खर कराने से बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान को मकामी कर्जे मुअख्खर कराने के अमल में मुहतात रहना होगा। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों से मुआशी इस्लाहात पर बातचीत हुई है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने -1 खबरों की सख्ती से तरदीद की है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वही रहेंगे। किसी और को उम्मीदवार नामजद करने की खबर देने वालों को शायद गलती हुई है। खावर मोनिका को 2 माह बंद सलासल रखा गया। जज के सामने बयान पर खावर मोनिका लिखा हुआ कागज पढ़ रहे थे। 6 साल बाद याद आ गया कि ये इद्दत में शादी हुई है। वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं और मैं इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुआ। हमें अदलिया का बेहद एहतराम है और हमेशा किया। हम अदालतों में हाजिरी को अपना फर्ज समझते हैं। बन्नू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई और लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एहलकार पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था।
रहीम यार खान में गन्ने की फसल में छुपे मुसल्लह अफराद की फायरिंग से फसल कटाई करने वाले 5 अफराद कत्ल हो गए। वाकये की इतला मिलते ही भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। इस दौरान पुलिस और मुल्जिमान की दो तरफा फायरिंग में 2 मुल्जिम हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से मरने वाले दोनों मुल्जिमान डाकू हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 61,000 की नई बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान अब तक 100 इंडेक्स 520 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और इंडेक्स 61,250 तक जा पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूँ ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें कि बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ना हुए। हाई कोर्ट में बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान वजीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज, लापता बलोच अफराद की फैमिलीज अदालत के सामने पेश हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी से कहा कि अगर लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। दौरान समाअत अदालत का कहना था कि मजमूई तौर पर 69 तलबा लापता थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बताया कि वजीर आजम बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सके। मजीद 22 बलोच तलबा बासियाब हो गए हैं। 28 बलोच तलबा ताहाल लापता हैं। मंसूर अवान ने अदालत को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मैं यकीन दहानी कराता हूँ तमाम लापता अफराद को बासियाब कराने की कोशिशें करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि सवाल बहुत सादा सा है। पेश की गई रिपोर्ट से लगता है पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। लापता अफराद का इल्जाम हमारी एजेंसियों पर है। अगर हम कलभूषण का ट्रायल कर सकते हैं तो बाकियों का भी कर सकते हैं। किसी एजेंसी को हस्तक्षेप नहीं किया कि जिसको चाहे बरसों के लिए उठा कर ले जाएं, बाद में थाना आप पारा के SHO की तहवील में दे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। 3.5 लापता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? ये रिपोर्ट्स बादियुन नसर में जाहिर करती है कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जिसका जो चीज में आए वो किए जा रहा है। जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अदालत में पेश करें। जो दहशतगर्द हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अदालत में पेश करें। उन्होंने कहा कि क्या किसी मुहज़्ज़िब मुआशरे में ये काम होते हैं? जो भी लापता शख्स बाजियाब होता है वो आकर कहता है कि मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता। बंद कमरों में ना कहानी सुनाएंगे, ना बंद कमरों में किसी की सुनेंगे। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। अदालत ने वजीर दाखिला से मुकालमा करते हुए कहा कि आज 22वीं समाअत है, आपने सारी एजेंसीज को बुलाकर पूछना था। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बताया कि बहुत सारे अफराद अदालती मफरूर हैं, कुछ अफराद अफगानिस्तान चले गए। कमीशन में दरखास्त दे देते तो ये अफराद फहरिस्त में शामिल हो जाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। अलमिया है कि मुकदमा अंदराज के बाद खामोशी छा जाती है। क्या हम खुद जब लापता होंगे तब समझ आएगी? कोई कानून से मावरा नहीं। कानून का ये चक्कर चलेगा तो वो लोग भी प्रोसिक्यूट हो जाएंगे जो जबरी गुमशुदगियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जबरी गुमशुदगी वाले केसेस में लोग आपके अपने इदारों के पास हैं। एक तरफ मखसूस इदारे पर इल्जाम है, इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने करनी है। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं कि उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्विस ना हो। जबरी गुमशुदगी केसेस का हल निकाल कर रिहा करें या अदालत में पेश करें। आज तक किसी रियासती इदारे को जिम्मेदार ठहरा कर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा मसला यह है कि हम मानते भी नहीं हैं कि ये जबरी गुमशुदगी के केसेस हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि इदारे सारे सेक्रेटरी दिफा के मातहत हैं, कोई भी कानून से बालातर नहीं। जजेस ने जाकर
बंदे रिकवर नहीं करने, हम जजमेंट्स दे सकते हैं। ये मुल्क शुहदा की बुनियाद पर चल रहा है। पाक फौज ने जो कुर्बानियां दी इससे इनकार नहीं। कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, अदालत में लाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी से मुकालमा करते हुए कहा कि मैंने अपना माइंड बता दिया है, लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। फिर आपको और वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। 2 हफ्ते में इन अफराद से मुलाकात करें और मसला हल कराएं। निगरान वजीर दाखिला ने कहा कि आज खुद लापता, जबरी, गुमशुदा और मिसिंग पर्सन में फर्क है। बीवी से झगड़ा करके जाने वालों को अहले खाना भी लापता कमीशन में केसेस कर देते हैं। अलबत्ता केस टू केस तहकीकात करेंगे और गुमशुदा अफराद के अहले खाना को खाने पर दावत देकर हर फर्द से बात करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने सरफराज बुगटी से कहा कि इस मामले पर सेक्रेटरी दिफा को हिदायत जारी करें और मातहत इदारों को बुलाकर पूछें। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हमास इसराइल के दरमियान जारी आरजी जंग बंदी में मजीद तोसी का इम्कान है। हमास और इसराइल के दरमियान जुमा से शुरू होने वाली 4 रोजा जंग बंदी में मजीद 2 रोज की तोसी की गई थी, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह खत्म होगी। मजमूई तौर पर 6 रोजा जंग बंदी में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला भी जारी है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि कतर सालसी के फ्रेमवर्क पर सख्त मेहनत और जद्दोजहद के साथ काम कर रहा है ताकि गजा में इंसानी इमदाद के लिए हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी को मजीद 48 घंटे तक बढ़ाया जाए। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के लिए होने वाली जंग बंदी में 20 इसराइली रिहा किए जाएंगे, जिनमें रोजाना की बुनियाद पर 10 इसराइली रिहा होंगे। दूसरी जानिब अरब मीडिया का बताना है कि इसराइल ने जंग बंदी के दौरान रिहा किए जाने वाले मुतअद्दिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के पहले 4 रोज में इसराइल ने 150 फलस्तीनियों को रिहा किया और 133 को गिरफ्तार कर लिया। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने बुध के रोज जिनेन के इलाके को घेर कर वहां सर्च ऑपरेशन किया और घरों में मौजूद अफराद को सरेंडर करने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जुनूबी गजा में बड़े पैमाने पर रिलीफ का सामान फ्राहम किया जा रहा है, ताहम गजा में दी जाने वाली इंसानी इमदाद वहां के लोगों की जरूरत के मुताबिक नहीं है। गजा में आरजी जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने 12 यरगमाली जबकि इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से आरजी जंगबंदी के 5वें रोज 10 इसराइली और 2 गैर मुल्कियों को रिहा किया गया। दूसरी जानिब इसराइल ने भी ऑफर जेल से मजीद 30 फलस्तीनी कैदी रिहा किए। रिहाई पाने वालों में 15 खवातीन और 15 मर्द शामिल हैं। तमाम फलस्तीनियों को 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले छोड़ा गया है। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा कि रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों ने बताया है कि इसराइल का रवैया वहशियाना था। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदी ना होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाल बनाने की जरूरत ना होती। गजा में आरजी जंगबंदी होने पर इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आने लगी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमारतों के बल्बे से 160 लाशें मिली हैं। गजा में फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारहियत के नतीजे में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से ज्यादा हो गई है। गजा के शोहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से जायद खातीन शामिल हैं। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 6,000 से जायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। कई रोज की बमबारी के बाद जुमा से इसराइल ने 4 रोजा जंगबंदी का ऐलान किया था और पीर को इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का आखिरी रोज था, लेकिन आरजी जंगबंदी में मजीद 2 दिन की तोसी कर दी गई, जिसके बाद मलबे तले दबे अफराद की तलाश के काम में तेजी आई है। ताहम हुक्काम का कहना है कि ईंधन की किल्लत के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है और अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा है। गजा में इमारत के मलबे से 37 दिन बाद नौमौलूद को नीम मुर्दा हालत में बरामद किया गया। बच्चे को 3 घंटे तक तिब्बी इमदाद दी गई, जिसके बाद बच्चे ने सांसें लेना शुरू कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इस घर पर इसराइल ने जंग के पहले हफ्ते में बमबारी की थी, जिसमें घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था।
इस दिन से यह इलाका मुसलसल बमबारी का निशाना होने के सबब रेस्क्यू का काम नहीं हो सकता था। ताहम जब 4 रोजा जंगबंदी की गई तो इस इमदादी कामों का आगाज हुआ और इस दौरान घर के मलबे से सिविल डिफेंस के एहलकारों को एक नौमौलूद मिला जिसमें बज़ाहिर जिंदगी की रमक बाकी थी। इमदादी टीम में शामिल डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की 3 घंटों की मेहनत के बाद नौमौलूद ने सांसें लेना शुरू कर दी और फिजा अल्लाह अकबर और सुबहान अल्लाह के नारों से गूंज उठी। ताहाल नौमौलूद के वालिदैन के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। साबिक वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। एहतसाब अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं और मैं इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुआ। हमें अदलिया का बेहद एहतराम है और हमेशा किया। हम अदालतों में हाजिरी को अपना फर्ज समझते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ से लेकर पूरे शरीफ खानदान ने जो सऊबतें झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। 2007 में नवाज शरीफ की मुखालिफत और दुश्मनी में बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई। साबिक वजीर आजम का कहना है कि 9 मई के आलाकारों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। मुल्क के खिलाफ एक साजिश और गद्दारी की गई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इंतखाबी मुहिम में अपने मंशूर का ऐलान करेंगे। इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। हम पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो रहे हैं। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा किए जाने का इम्कान। सारिफिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जराये के मुताबिक बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। ये इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया, जिस पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सीपीपीए की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सीपीपीए की दरख्वास्त पर बिजली की कीमत में मनो इन इजाफे की सूरत में जीएसटी समेत बिजली सारिफिन को तकरीबन 40 अरब रुपए बर्दाश्त करना होंगे। पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का कहना है चेयरमैन पीटीआई ने -1 खबरों की सख्ती से तरदीद की है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वही रहेंगे। उनका कहना था चेयरमैन पीटीआई से 1-1.5 घंटा बात हुई जिसमें उन्होंने 2 टोक बात की। किसी और को उम्मीदवार नामजद करने की खबर देने वालों को शायद गलती हुई है। लतीफ खोसा का कहना था खावर मानिका के बयान पर चेयरमैन पीटीआई को तकलीफ हुई कि कोई इतना भी गिर सकता है, कोई इतना झूठ भी बोल सकता है। सियासत में सब होता है, केसेस बना दिए जाते हैं, लेकिन कोई इतना गिर सकता है। साबिक वजीर आजम की शादी को 6 साल हो गए। खावर मानिका को 2 माह पाबंदे सलासल रखा गया। जज के सामने बयान पर खावर मानिका लिखा हुआ कागज पढ़ रहे थे। उन्हें लिखा हुआ कागज दिया गया। 6 साल बाद याद आ गया कि ये इद्दत में शादी हुई है। पंजाब में स्मोक की रोकथाम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद फिजाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे, वियतनाम का शहर होनी तीसरे और कराची चौथे नंबर पर मौजूद। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं। और नाजरीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 61,000 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स रोजाना बुलंद तरीन सतह अबूर कर रहा है। आज बुध के रोज भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान अब तक 100 इंडेक्स 520 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और इंडेक्स 61,250 तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स रवा साल अब तक 20,830 पॉइंट्स बढ़ चुका है।
साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि इंतखाबात में मेरे समेत जो भी अवाम से वोट मांगे उसको लग पता जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कह दिया है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेरी क्या औकात में इलेक्शन के बारे में कुछ कह दूं। अवाम में जज्बा नहीं है, भूख नंग और महंगाई है। उनका कहना था कि लोगों ने घरों के बाहर बिजली बिल लटकाए हुए हैं, अवाम ने आटे का थैला और बच्चों की फीस भी घर के बाहर लटकाई हुई है। गरीबों के हालात जिंदगी उनके बस से बाहर हो गए हैं। मैं स्कूल दौर से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ, इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं है। उनका कहना था कि 10 तारीख से इलेक्शन मुहिम शुरू कर रहा हूँ, मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है, अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा, कलम दवात से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर आपको दें कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमती पाकिस्तान के ऐलान से कभी भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। 10 अक्टूबर 2023 से 28 नवंबर 2023 तक 2,57,478 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी अमल में लाई जा चुकी। 15 अगस्त 2022 से अब तक रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 3,85,000 से ज्यादा हो चुकी है। वापसी का ये सिलसिला जारी है। 28 नवंबर को 1,195 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए थे। 1,195 अफगान शहरियों में से 326 मर्द, 311 खवातीन और 558 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 45 गाड़ियों में 385 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। भारत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कारकर्दगी पर हवास बाख्ता हो गया है। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी से भी भारत में शदीद बेचैनी की लहर है। भारत पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इकदामात की बदौलत बढ़ती गैर मुल्की सरमायाकारी के समरात से परेशान है। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मईशत के लिए आर्मी चीफ की काविशों को मनफी अंदाज में पेश करने लगा। भारी मीडिया के मुताबिक मुल्की मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के बर वक्त फैसलों की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वेल डन आर्मी चीफ टॉप ट्रेंड रहा। इस पर गुस्से में भारतीय तज्जिया निगार ने पाकिस्तान से बुग़्ज़ की आड़ में इल्जाम लगाया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी पाकिस्तानी इदारों की निजकारी की वजह बन सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुल्क में हालिया सरमायाकारी की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह को छू चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मल्टी बिलियन डॉलर सरमायाकारी का मकसद खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के मंसूबों को अमली जामा पहनाना है, जो भारत के लिए तशवीश का बायस है। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं अपने सीनियर तज्जियाकार एजाज डोगर से। जी एजाज, आगाह कीजिएगा कि किस तरह भारतीय मीडिया आर्मी चीफ की काविशों को मनफी अंदाज में पेश कर रहा है। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि भारत बेचैन है, बेचैन नहीं है बल्कि बेहद परेशान है। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार और मोदी का हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की 1 साल की कारकर्दगी से हवास बाख्ता होकर बोंगियां मारने पर उतरा है। अब वो अजीबोगरीब जो है मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि अभी हालिया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और निगरान वजीर आज़म अनवर काकड़ का इंतहाई कामयाब दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात करने जा रहा है, उससे वो हवास बाख्ता हो गए हैं। उसकी रीजन ये है कि उनके ज़हन में तो यही था कि पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्लैप्स कर गई है और पाकिस्तान शायद जिन 1 साल पहले जो सिचुएशन थी कि पाकिस्तान मुआशी बदहाली का ही शिकार रहेगा और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब अचानक से जब उनके सामने चीज आ गई, पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम होना शुरू हो गई है,
पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो मामूल पे आना शुरू हो गए हैं, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो गई है, तो वो उनके तजियाकार और भारतीय मीडिया हमेशा की तरफा मनफी प्रोपेगेंडा और चीख चीख कर उनके तजियाकार जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू हो गया, जी ये इनकी ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट आएगी। हालांकि उनको ये इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स जो है वो आ रहे हैं। उसकी रीजन ये सामने है सारी दुनिया के कि हालिया 20 से 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो मुत्तहिदा अरब अमारात मुख्तलिफ शोबों में जो पाकिस्तान के अंदर करने जा रहा है, ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के ऊपर उनके इतमाद की एक छोटी सी एग्जाम्पल है। तो मुल्क की मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ की जो बरवक्त फैसलों जो उन्होंने किए हैं, वो इंडिया के ट्विटर जो अकाउंट, उनका ट्विटर अकाउंट पुराना चल रहा था इनका एक्स के नाम से जो बड़ा बदनाम रहा है, उसके ऊपर वेल डन आर्मी चीफ टॉप ट्रेंड बन गया है। और हम भी पाकिस्तानी अवाम भी ये कह रही है कि वेल डन जनाब सैयद आसम मुनीर आर्मी चीफ, वेल डन, आप इसी तरह लगे रहें तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की याफ्ता ममालिक लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और ये मैं कहता हूँ कि ये पहली दफा इस तरह हुआ है कि जो निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत है उनका आपस में जो लाइजॉन है, आपस में जो एक दूसरे से मुशावरत से जो मईशत की बहाली के लिए काम किया जा रहा है, ये कहीं नहीं मिसाल मिलती। बल्कि यहाँ तक मैं कामरान बताऊं कि अब पाकिस्तानी अवाम, बिलीव मी, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो जाती मफादात से बालातर होकर सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान का पहले सोच रहे हैं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है, वो अब यहाँ तक ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं आर्मी चीफ से कि आप इलेक्शन ना करवाएं। निगरान सेटअप के साथ जिस तरीके से चल रहा है पाकिस्तान जो है, इसी तरह ठीक चल रहा है, अभी साल 2 साल ऐसे ही चलाएं ताकि आपके पाकिस्तान के अंदर मुआशरत जो है वो मुस्तहकम हो जाए, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए, दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बदहाली का जो है वो खात्मा हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि महंगाई जो है उसकी शरह भी कम हो जाएगी। तो इस हवाले से मैं भी ये डिमांड कर रहा हूँ, मैं भी ये अपील कर रहा हूँ आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब से कि सैयद साहब, हाफिज साहब, आप अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है, आप इलेक्शन अभी नहीं करवाएं, अभी पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम होने दें। ये सिर्फ एक फर्ज वहाद का नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का फैसला है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। जी मैं आपसे ये अपील करता हूँ आर्मी चीफ कि आप इलेक्शन नहीं करवाएं बल्कि इस तरह के बर वक्त इकदाम करवाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेहतरी का मामला है। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब, आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि रहीम यार खान में गन्ने की फसल में छुपे मुसल्लह अफराद की फायरिंग से फसल कटाई करने वाले 5 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या रहीम यार खान के इलाके माचकला में पेश आया, जहां गन्ने की फसल में छुपे मुसल्लह अफराद ने फसल की कटाई करने वाले अफराद पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के जद में आकर गोली लगने से एक लड़की भी जाँ बहक हुई, जो उस वक्त छत पर खड़ी थी, और बदकिस्मती से गोली उसे भी लग गई। वाक़े की इतला मिलते ही बाड़ी नफरी मौका पर पहुंच गई और मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। इस दौरान पुलिस और मुल्जिमान की 2 तरफा फायरिंग में 2 मुल्जिम हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से मरने वाले दोनों मुल्जिमान डाकू हैं, जिनकी शनाख्त उमर शर और कौमों के नाम से हुई। इनके दीगर साथियों की तलाश भी जारी है। हारूनाबाद में साबिक एमपी और रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी की मियां शहबाज शरीफ से 1-to-1 मुलाकात हुई है। इलाके की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि जनरल इलेक्शन वक्त पर होंगे, इसके हवाले से तैयारियां की जा रखी हैं। मियां नवाज शरीफ के बयानिए को घर घर पहुंचाएं। नवाज शरीफ के क़यादत में मुल्क को 2017 में जहां छोड़ा था वहीं से आगे लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को मजीद दलदलों में डाला। डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी की राय पर शहबाज शरीफ ने अपने मंशूर में लाखों नौजवानों के लिए IT की आला तरबियत और बढ़ती हुई आबादी को मतवाजन करने के लिए पॉलिसी बनाने का भी फैसला किया। पाक दोस्ती को फरोग देने के लिए सकाफत के जरिए सिंपोजियम का इफ्तिताह किया गया। सिंपोजियम का इफ्तिताह
बक्सलेर बिलेडिया में किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। डेप्यूटी गवर्नर इस्तंबुल, एक ही पार्टी बक्सलेर के सरबराह, रेक्टर इस्तंबुल यूनिवर्सिटी, बक्सलेर म्यूनिसिपैलिटी के मेयर, पाकिस्तान के सफीर, सफारती बरादरी इस्तंबुल यूनिवर्सिटी के दावत पर पाकिस्तान से 7 प्रोफेसरों ने भी तकरीब में शिरकत की। इस्तंबुल यूनिवर्सिटी में तालीमी सेशन 29 नवंबर को मुनाकिद होगा। इस मौके पर सियालकोट यूनिवर्सिटी की तरफ से दोस्ती को फरोग देने के लिए फाइन आर्ट्स पेंटिंग का भी इफ्तिताह किया गया। एबटाबाद में कोहिनूर न्यूज बना शहरियों की आवाज। खबर नशर होने पर एक्शन लोकल रूट्स का नया करारनामा जारी कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि अमल दरामद के लिए हुकाम बाला को सड़कों पर आकर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी उबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ महकमे आरटीआई की जानब से कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया, फिर किरायों में कमी भी कर दी गई। अब सुजुकी यूनियन की जानब से यहाँ पर पहिया जाम हड़ताल कर रखी है, जिसके बायस तलबा कराम इसी तरह दीगर जो लोग कारोबार करने के लिए या अपनी नौकरी के लिए जाया करते थे, उनके लिए आज शदीद अजियत का मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे साथ कुछ तलबा भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। देखिए जी, पहले बात यह है कि किरायों में पहले इजाफा किया गया था जो कि 55 रुपये किया गया था, ठीक है। उसमें आवाम का भी शदीद रद्द अमल था, फिर ड्राइवर्स का भी शदीद रद्द अमल था। फिर उन्होंने किराया रिवाइज़ किया जो कि उस वक्त भी ठीक नहीं था, क्योंकि 55 रुपये आपको पता है कि 5 रुपीज़ का चेंज जो है वो कोई नहीं रखता पहले। और इसी तरह अगर आप देखें किरायों में सुजुकी वाले मनमाने खुद ही इजाफे कर देते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो आवाम तो इसी तरह जलील होगी, चाहे वो स्टूडेंट तबका है या जॉब वाला तबका, वो तो ऐसे ही जलील होते रहेंगे। मसला ये है कि आप ऑफिसेज में ना बैठें, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट ये है आप रोडों में आएँ, आपको तब पता लगेगा कि क्या हो रहा है। रियलिटीज़ तो आपको पता है कि रोड पे है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो आपके ऑफिसेज में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल जी, शहरियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ज़िले के जो सरबराहान हैं, जिम्मेदारान हैं, वो बाहर सड़कों पर निकलें और आकर इस मसले को देखें ताकि ये जो किरायानामा जारी कर दिया गया है इस पर अमल भी दरामद हो सके। जी जी। पेशावर में पीएमएस ऑफिसर्स एसोसिएशन का मुतालबात के हक में एहतजाज। चीफ सेक्रेटरी दफ्तर के सामने लॉन में पीएमएस ऑफिसर्स का एहतजाज के तौर पर धरना दिया। एसोसिएशन का कहना है कि 75 दिनों से पीएमएस ऑफिसर्स की तरक्की के लिए सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास नहीं हो रहा। कलीदी ओहदों पर पीएमएस ऑफिसर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। डेपुटेशन के जरिए पीएमएस ऑफिसर्स के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। पीएमएस ऑफिसर्स के जायज मुतालबात हल न हुए तो आइंदा का लाहा अमल तैयार किया जाएगा। नारों में खाद के बहरान से किसान आजिज आ गए। डीलर सरकारी कीमतों की बजाय यूरिया खाद 5,500 और डीएपी 14,500 में फरोख्त कर रहे हैं। खाद की ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ किसान शिकायत लेकर महकमा के दफ्तर गए, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे इमाम डन्नू से। जी इमाम डन्नू, क्या कहना है काश्तकारों का? जी शुक्रिया, हम इस वक्त मौजूद है तहसील नारा के हेड क्वार्टर चूड़को सिटी में। यहाँ पर बात की जाए यूरिया खाद की तो वो यहाँ पर जो है वो सोने से कम नहीं है। यहाँ पर जो आवाज़गार हैं वो सख्त मुश्किलात को सामना कर रहे हैं, और जो डीलर माफियाज हैं वो अपनी मनमानी करके जो खाद हैं वो ब्लैक पर विक्रो कर रहे हैं। उनका कोई भी नोटिस लेने वाला नहीं है। हम यहाँ आज कुछ आवाज़गार भाई जो हैं हमारे साथ हैं, वो एप्लीकेशन लेकर आए हैं एसी साहब के पास उनको देने के लिए, लेकिन ऐसी तो नहीं है, एडीसी को चार्ज है, लेकिन वो भी अपनी ऑफिस में नहीं है। और आपको हम दिखाएंगे यहाँ के ऑफिस के मनाजिर। तो इन ऑफिसों में कोई भी कामूरा आज अभी मौजूद नहीं है, ये सारे ऑफिस खाली पड़े हैं। अफसोस की बात है, यहाँ के आवाज़गार जो हैं वो रोज की बुनियाद पर यहाँ आते हैं, उनको कोई भी ऑफिसर इन ऑफिसों भी नहीं मिलता। तो बात करते हैं आवाज़गारों से, उनका क्या कहना है इस सवाल से। जी भाईजान, देखें ये आज ट्यूसडे है, मंगल, और ईद के दिन जो कि ऑफिस में स्टार्ट होती है पूरी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन बदकिस्मती सीनियर वकला की तंजीम पोठवार ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एडवोकेसी ने मरी की यूनियन काउंसिल दरिया गली के गर्ल्स हाई स्कूल चतरा डोंगा का दौरा किया। टीम में एडवोकेट
حفظہ بخاری، محمد نذیر عباسی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، پروفیسر اشفاق کلیم عباسی اور میڈم نبیلہ شامل ہیں۔ انہوں نے بچیوں کو تعلیم اور صحت کے حوالے سے آگاہی دی۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے ضیاء احمد عباسی بکلا کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی ضیاء، آگاہ کیجیے گا۔ کل اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چترا ڈونگا میں، جو کہ یونین کونسل کا ایک دور دراز علاقہ ہے اور یہاں پر اسکول ہے۔ تو اس اسکول میں آج ایک این جی او ہے PODA کے تعاون سے یہاں پر ایک آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، جس میں بچوں کو زندگی کے مختلف مقاصد کے لیے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے فیوچر میں کس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے اور اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ گیسٹ موجود ہیں، ہم ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ آج ہم یہاں ایک پوٹوہار آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ایڈوکیسی کے تعاون سے ایک اویئرنیس سیشن ہم نے آرگنائز کیا، جس میں کہ ہم نے خاص کر کے بچیوں کو ان کے بنیادی حقوق، جو کہ جس میں کہ سب سے پہلا جو حقوق ہے ان کا وہ تعلیم اور صحت کا جو رائٹ ہے، ان کو رائٹ آف ہیلتھ ہے، اس کے بارے میں ہم نے ان کے ساتھ ایک تربیتی سیشن بھی کیا اور ان کو اویئرنیس بھی دی۔ میں سمجھتی ہوں اس قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹیز خاص طور پر ہمارے سکولز میں اور بچیوں کے سکول میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے وہ خواتین کے رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے۔ جب ہم بچیوں کو ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں ان کی ارلی ایج میں آگاہ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانیں گی، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اقدام بھی کریں گی، اور ہمارا معاشرہ اس سے گرو اپ ہوگا جب خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایک مضبوط کردار کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ اچھا، آج ہمارے اسکول میں ہیلتھ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچیوں کی صحت کے بارے میں انہیں اور پروفیشن کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور اس کے لیے سینئر جو وکلاء تھے وہ ہمارے اسکول میں جو ہے تشریف لائے، اور بہت سے کونسل ممبران بھی اس میں شریک ہوئے، ٹیچرز نے، اور ابھی مقابلہ جات بھی جاری ہیں ان بچیوں کے، اور اس میں انہوں نے ان کو کچھ گفٹ پرائزز بھی دیے ہیں، جس کی وجہ سے بچیوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بلڈ اپ ہوا ہے۔ جی بالکل، جس طرح یہاں پر PODA کی آرگنائزر ایڈوکیٹ حفظہ بخاری کی گفتگو اور میڈم نسیم جو یہاں کی پرنسپل ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا تھا کہ یہ آرگنائزیشن بڑی دور سے یہاں پر آئی ہے، اور سکھڑ کا سول ہسپتال مسائل کا گھر بن گیا۔ سول ہسپتال میں جہاں صفائی ستھرائی کے مثال پہلے ہی موجود تھے، تو وہیں ادویات کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محمد یاسر انصاری سے۔ جی یاسر، ہسپتال کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ اندرون سندھ کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال سکر سول اسپتال جو ہے وہ مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ یہاں پر سکر کے ساتھ ساتھ اندرون سندھ کے بیشتر شہروں سے بھی لوگ اپنے پیاروں کا علاج کرانے آتے ہیں، مگر جہاں یہاں پر صفائی ستھرائی کے ناقص انتظام کے ساتھ پارکنگ مافیا بھی سرگرم تھا، تو وہیں ڈاکٹر کی کمی کے باعث جو ہے مریضوں کو قطاریں لگا کر دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہیں ادویات کی قلت کا جو بحران ہے وہ بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دور دراز سے ہم سرکاری اسپتال میں سہولیات کے لیے اپنا علاج کرانے یہاں پر آتے ہیں، مگر ڈاکٹر کی کمی کے باعث جو ہے گھنٹوں ہمیں قطاروں میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ادویات کی فراہمی کے لیے سرکاری میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ادویات موجود نہیں ہے۔ جب اسپتال انتظامیہ کا موقف معلوم کیا تو ان کا یہی کہنا ہے فنڈنگ کی کمی کے باعث جو ہے ادویات کی قلت کا سامنا درپیش ہے، جو جلد از جلد حل کر لیا جائے گا۔ جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتال عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہوتا ہے، اگر یہ سرکاری اسپتال میں عوام کو سہولیات کی فراہمی ممکن نہیں بنا سکتے تو ایسے اسپتال کو تالے لگا۔ ترنڈا میں پولیس شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنے کی بجائے چار دیواری کا تقدس پامال کرنے لگی ہے۔ تھانہ سٹی لیاقت پور کے SI محمد اعظم نے بیوہ خاتون اور معذور شخص کے گھر دھاوا بول دیا اور گھروں میں موجود خواتین پر تشدد کیا۔ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ اہلکار جاتے ہوئے یتیم بچی کے جہیز کا سامان بھی لے گئے۔ بیوہ خاتون نے علاقہ مکینوں کے ہمراہ پولیس گردی کے خلاف احتجاج کیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے غلام علی وہاں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی غلام علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل ترنڈا محمد پناہ کا نوائی علاقہ موزہ بیٹ مراد ہے۔ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں، پس منظر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ علاقہ مکین پولیس گردی کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ یہاں پر تھانہ سٹی لیاقت پور کے ASI اعظم نے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے یہاں علاقہ مکینوں کے گھر میں داخل ہوا ہے، ان پر تشدد کیا ہے، خواتین کو زد و کوب کیا گیا ہے، یہاں سے سامان لوٹ کر لے گیا ہے۔ میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا کون سا
ये ऐसे ही था जो यहाँ पर आया है और कौन कौन सी चीजें लूट आजम आया थे, इतना सारा आते नुकसान किया है, पुलिस नाल घिनते मेरी दी चौदीवारी टपे, उनके बाद मेरी बहन दे भी चौदीवारी टपे, उनको धिक्के मुक्के दिते ने, उनका सामान चाहते ने, मेरा भी सारी बेटी का सामान आज वो चाहते गिन पे, साको इंसाफ मिल जावे, मेहरबानी जी। इनके घर में चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए वो दाखिल हुए हैं। एक बेवा खातून यहाँ पर मौजूद है, नजीरा बीबी, जिसने आरपीओ बहावलपुर को दरखास्त भी दी है आजम ऐसी की गुंडागर्दी के खिलाफ, और जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मेरी बच्ची का जहेज जो है वो लूट कर ले गए हैं, जिसमें सोना चांदी नकदी कपड़े वगैरह। वो मेरे साथ अम्मा मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी अम्मा, ये दसे सो कीमत वाले घर दाखिल थे, ये पुलिस क्या क्या सामान चाह गई? सामान अंदरों पैठन सारा सामान चाहते ने, मेरी संदूक रखी, मेरी दी दाज रखे, हम सारा सामान चाहिए तो गेन पे मुर्गे चाहती गेन तो है, सारा कुछ चाहती गेन, ये काकनी ने बचाया मेरा, दिखे मुके ना लेते ने, मेरे को तू ये ना डरके ना लेने आना दे तो मैं जान दे सकूं। जी बिल्कुल, आजम ऐसा ही और उनके साथी पुलिस एहलकारों ने गुंडागर्दी करते हुए यहाँ पर दाखिल हुए और एक बेवा। हरुणाबाद में मौसम सरमा शुरू होते ही लंडा बाजार खुल गए। गर्म मलबूसात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। मलबूसात शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकमल नदीम से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा। मौसम के अंगड़ाई लेते ही लंडा बाजार जो है वो सज चुके हैं, लेकिन महंगाई की सूरत हाल जो है वो इस कदर खौफनाक हो चुकी है कि आम मार्केट जो थी वहाँ पर कोई चीज़ गरीब आदमी और मुतवस्सित तबका खरीदने की सकत न रखता था। तो इस वक्त जो लंडे के रेट हैं वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर, असल में महंगाई ज़्यादा होने की वजह से तो इधर आते हैं, लंडे पे आते हैं कि जहाँ से चीज़ें जो है ना पहले सस्ती मिल जाती थी, तो भी मुतवस्सित तबका जो है गरीब लोग हैं उनकी रेंज से बाहर है, दुकानों पे जाते हैं तो इधर आते हैं। तो इधर आके जो है इधर भी वही हाल है, तो इधर भी 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 तक जो है इधर यूजेबल जो ये कोट वगैरह गर्म जर्सियाँ वगैरह हैं इनके रेट हैं। तो ये भी जो है ना आम बंदे की पहुँच से बाहर है। जी, जैसा कि आपने सुना, अब उनका कहना है कि अब जो लंडा था जो गरीब के लिए एक सहूलत थी कि वो अपने आप को, अपने बच्चों को सर्दी की लहर से बचा सकते थे, मगर इस वक्त महंगाई की खौफनाक शरह से वो अपने बच्चों को और ख़ुद को सर्दी की इस लहर से बचाना भी नामुमकिन हो गया है। तो हुकूमत को चाहिए इस तरफ तवज्जो दें। और यहाँ बहावलनगर डीपीएस में 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त स्कूल प्रिंसिपल प्रोफेसर शफीक अहमद के पास मौजूद हैं। जी शहबाज प्रिंस, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावलनगर में स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया। चीफ गेस्ट डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून थे। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम प्रोफेसर शफीक अहमद साहब, इनसे बात करेंगे। सर, स्पोर्ट्स गाला के हवाले से एक्टिविटी तो जारी है आपकी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीपीएस में हम तलबा को बेहतरीन तालीम देने के साथ साथ उनके हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ भी पूरी तवज्जो देते हैं और खेलों की तरफ खुसूसन बहुत तवज्जो दी जाती है। तो आज स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ हुआ है और इस वक्त हमारे जो बॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलनगर में क्रिकेट के और फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, और जो हमारे पीजी ब्लॉक के छोटे बच्चे हैं उनके सतलुज पार्क के ग्रासी लॉन्स में जो है मुकाबले हुए। और इस वक्त यहाँ इस कैंपस में बच्चियों के मुकाबले हो रहे हैं। 3 दिन तक ये स्पोर्ट्स गाला चलेगा और जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह यकम है कि हम अपने तलबा तालबात को बेहतरीन इंसान और बेहतरीन पाकिस्तानी और बेहतरीन तालिब इल्म बना सके। शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना, ये थे प्रोफेसर शफीक अहमद साहब जो कि प्रिंसिपल डीपीएस स्कूल बहावलनगर। इनका कहना था कि स्पोर्ट्स गाला का जो इनकाद है ये 3 दिन का सिलसिला जारी रहेगा। इनका जी लाहौर में फिजाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ गई।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। लाहौर फजाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा जारी। पंजाब में स्मोक की रोकथाम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद फजाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा जारी है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़श्ता रोज से भी ज्यादा 465 रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M3, M4, M5 और M11 पर हद निगाह मुतासर हो गई है। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है, जबकि मोटरवे पुलिस ने गैर जरूरी सफर ना करने की हिदायत जारी की है। आज शाम खिता पोटोहार समेत शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की हिदायत पर लियाकतबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाइयां। अगवा होने वाला 2 साला बच्चा आरिफ वाला पाकपतन से बाजियाब करवाकर 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लियाकतबाद खादिम हुसैन ने अपनी टीम के हमरा 3 बहनों को भी ढूंढ निकाला। गिरफ्तार मुलजिमान इमरान और शुमाइला खेलते हुए 2 साला बच्चे अब्दुल हादी को अगवा करके साथ ले गए थे। दोनों मुलजिमान को आरिफ वाला से गिरफ्तार करके बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस टीम ने 3 गुमशुदा बहनों मुस्कान, महक और कोमल को समनाबाद से तलाश कर लिया। तीनों बहनें पुप्पो से घरेलू नाराजगी की वजह से घर से चली गई थीं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की तरफ से लियाकताबाद पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान किया गया। एसएचओ नवाब टाउन लाहौर के छुट्टी पर जाते ही कायम मुकाम एसएचओ और मुहर्रर की चांदी हो गई। दिन दहाड़े बीच चौराहे नौसरबाज मुजाहिदी गैंग के कारिंदे शहरियों से रकम बटोरने लगे। जराये के मुताबिक थाना नवाब टाउन में तैनात मुहर्रर कासिम नौसरबाजों का सरपरस्त निकला। शहरियों से नौसरबाजी करके रकम बटोरने की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। इसी नौसरबाज मुजाहिदी गैंग के कारिंदे शहरियों से रकम बटोरने लगे हैं। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं कि एसएचओ नवाब टाउन लाहौर के छुट्टी पर जाते ही कायम मकाम एसएचओ और मुहर्रर की चांदी हो गई है। दिन दहाड़े बीच चौराहे नौसरबाज मुजाहिदी गैंग के कारिंदे शहरियों से रकम बटोरने लगे हैं। जराये के मुताबिक थाना नवाब टाउन में तैनात मुहर्रर कासिम नौसरबाजों का सरपरस्त निकला। शहरियों से नौसरबाजी करके रकम बटोरने की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एसएचओ नवाब टाउन लाहौर के छुट्टी पर जाते ही कायम मुकाम एसएचओ और मुहर्रर की चांदी। दिन दहाड़े बीच चौराहे नौसरबाज मुजाहिदी गैंग के कारिंदे शहरियों से रकम बटोरने लगे। जराये के मुताबिक थाना नवाब टाउन में तैनात मुहर्रर कासिम नौसरबाजों का सरपरस्त निकला। शहरियों से नौसरबाजी करके रकम बटोरने की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। एसएचओ नवाब टाउन लाहौर के छुट्टी पर जाते ही कायम मुकाम एसएचओ और मुहर्रर की चांदी हो गई है। दिन दहाड़े बीच चौराहे नौसरबाज मुजाहिदी गैंग के कारिंदे शहरियों से रकम बटोरने लगे हैं। जराये के मुताबिक थाना नवाब टाउन में तैनात मुहर्रर कासिम नौसरबाजों का सरपरस्त निकला। शहरियों से नौसरबाजी करके रकम बटोरने की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर में एमसीएल का एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी है। डीसी लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफे हैदर की हिदायत पर मिस्ट क्वीन और मिस्ट कैनन से शहर में भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गुज़श्ता 3 रोज में शहर के 78 से जायद पॉइंट्स 148 अहम शाहराहों पर पानी का छिड़काव किया गया है। शहर में अहम मकामात पर कायम कैंपसेस पर शहरियों को फ्री मास्क की तकसीम भी जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफे हैदर का कहना है कि शहर से स्मोक के खात्मे के लिए मुतालिका अफसरान मशीनरी के साथ फील्ड में मौजूद रहें। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शहरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों की निशानदही में मदद करें। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत पोल्ट्री डेवलपमेंट का इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, डीजीपीआर और दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। पंजाब भर के तमाम पोल्ट्री अहाते के लिए पोल्ट्री एक्ट लाजमी किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक का कहना था कि पीआरआई और रेगुलेटरी के तौर पर फ़ाल किरदार अदा कर सकती है। सूबाई वज़ीर ने हिदायत देते हुए कहा कि इस हवाले से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इश्तिहार दिया जाए। पीआरआई गोश्त और अंडों के लिए मुर्गी की मुकामी नस्लों पर काम करेगी। पोल्ट्री के लिए काबिल एतमाद डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
गुर्दों के मर्ज में मुब्तला वर्कर्स और उनके अहल खाना के लिए बेहतरीन सोशल सिक्योरिटी के अहसन इकदाम। सोशल सिक्योरिटी के तहत गुर्दों के मर्ज में मुब्तला वर्कर्स और उनके अहल खाना को डायलिसिस की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में 20 जदीद मशीनों के जरिए डायलिसिस किए जा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रूट की डायलिसिस सेंटर से गुज़श्ता माह 834 वर्कर्स ने डायलिसिस की सहूलियात हासिल की। 514 वर्कर्स और 320 के करीब उनके अहले खाना को डायलिसिस की जदीद सहूलियात फराहम की गई। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 120 मरीजों की गुर्दे वाश किए जा रहे हैं। गुर्दों के मरीजों की तादाद ज्यादा होने के बायस सुबह शाम की शिफ्टों में डायलिसिस की सहूलत भी फराहम की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मदीना टाउन फैसलाबाद में भी 15 नई डायलिसिस मशीन नस्ब कर दी गई है। नए तैनात होने वाले एसपी सिटी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एसपी सिटी ने यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब तकसीम इनामात के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर सिक्योरिटी इंचार्ज राना शहबाज ने किंग एडवर्ड के सिक्योरिटी इंतजाम से मुताल्लिक एसपी सिटी ऑपरेशंस को ब्रीफ किया। एसपी सिटी ने ड्यूटी पर मामूर एहलकार और अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत दी। तमाम तर दाखिली और खारजी रास्तों के सिक्योरिटी इंतजाम को चेक करें। तकरीब में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की चेकिंग को यकीनी बनाएं। दौरान चेकिंग अखलाकियात का दामन हरगिज हाथ से ना छोड़ें। मशकूक अफराद और सामान पर कड़ी नजर रखें। तमाम तर हिफाजती इकदाम को अपनाते हुए फराइज़ मनसबी एहसन तरीके से सर अंजाम दें। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की खुसूसी हिदायत पर बागबानपुरा बाजार में पक्के बने स्ट्रक्चर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शालीमार जोन, बागा जोन और अजीज भट्टी जोन का इंचार्ज पारस जुबैर की ज़ेर निगरानी मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है। तजावुज़ात को मस्मार कर दिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज़ मलिक अयान से। जी मलिक अयान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, DC लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की खुसूसी हिदायत के ऊपर लाहौर में आज जो शेड्यूल प्लान बनाया गया था ऑपरेशन के हवाले से तजावुज़ात के खिलाफ, उसके खिलाफ आज पहला मरहला जो है अपनाया गया। पहले मरहले में 3 जोन ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया, जिसमें वागा जोन, अजीज भट्टी जोन और शालामार जोन है। शालामार जोन के इंचार्ज जोनल ऑफिसर पारस जुबैर ने तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी की है और निगरानी में इन्होंने बागबानपुरा मेन बाजार जो है, जो कि तारीखी बाजार है लाहौर का, उसको जो उसमें जो तजावुज़ात थी, जो पक्के बने स्ट्रक्चर थे, उनको मस्मार कर दिया गया। 8 से 9 ट्रक सामान है जो कि जब्त किया गया है और पक्के बने स्ट्रक्चर थे उसके साथ साथ मस्मार किया गया है। ऑपरेशन में भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की, और पुलिस की भी भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। कोई भी मज़ामत या जैसे हादसे से रूनुमा होने के, उनसे निपटने के लिए इस हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान की जानिब से कहा गया कि किसी भी सूरत में पक्के बने स्ट्रक्चर और आर्जी तजावुज़ात को जो है नहीं इस हवाले से तस्वर किया जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई तजावुज़ात नजर आती है तो उसको फौरी तौर पर मस्मार किया जाएगा। इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाइयां जारी हैं। कमिश्नर लाहौर भी इसमें अपनी टीमों की निगरानी करवा रहे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर अब खुद भी तमाम तर ऑपरेशन को मॉनिटर करेंगी, जो कि डे प्लान बनाया गया। 1 महीने के अंदर 10 ऑपरेशन होने हैं, उनमें से आज पहले ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया और तहसील शालीमार के टाउन शालीमार से जो है आज इस ऑपरेशन का आगाज किया गया। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मलिक अयान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर पतंग फरोशों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। शहरियों की मौत का सौदागर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गुजरपुरा पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में पतंगे और जहरीले केमिकल से चरखियां बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मुलजिम के कब्जे से 1000 से ज्यादा तैयार पतंगे, खाम माल बंडल, बांसी तीले, 6 अदद चरखियां, शीशे और जहरीले केमिकल बरामद हुए। SHO गुजरपुरा आसिफ अदरीस के मुताबिक मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि आमिर शहजाद ऑनलाइन ऑर्डर पर पतंगे सप्लाई करता है। पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है, अपनी छत को पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी जैसी खूनी खेल से दूर रखें। पतंग फरोशों, पतंग साजों और पतंगबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है।
8 रुकनी चीनी वफ्द ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट थन योंग शंग की सरबराही में सिविल सेक्रेटरी का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वफ्द का इस्तकबाल किया। निगरान वजीर आला पंजाब का नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। तफसीलन जानते हैं राना इरफान हैदर के इस रिपोर्ट में। चीनी सूबे जियांगसू पुलिस के 8 रुकनी वफद ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट किन यूंग सिंह की सरबराही में सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वफद का इस्तकबाल किया। वफद को निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुंचाते हुए उन्होंने कहा कि चीन से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। चीन के साथ तालीम, सेहत, माहौलियात और दीगर शोबों में शराकत दारी बढ़ाने के ख्वाहां हैं। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए चीन के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। चीनी वफद के सरबराह किन यूंग सिंह ने कहा कि पंजाब मुआशी सरगर्मियों का मरकज है। दोनों दोस्त ममालिक के माबैन वफूद के तबादले से दो तरफा ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। किन यूंग सिंह ने पंजाब पुलिस की पेशावराना काबिलियत को सराहा। वफद ने मेज़बानी पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का शुक्रिया अदा किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मियां शकील अहमद ने वफद को सूबे में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे आगाह किया। चीनी वफद को सिविल सेक्रेटेरिएट में वाक़े मकबरा अनारकली का दौरा भी कराया गया। एडिशनल आईजी सुल्तान चौधरी और पंजाब पुलिस के अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। यहां आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। अहम खबर आ रही है इस्लामाबाद से, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद से खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस का फैसला सुना दिया है और साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से, जो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सोनिया मलिक, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी केस में जो नवाज शरीफ की आज केस लगा हुआ था और साथ ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ आज जो है हाई कोर्ट में जो है समाअत हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस की समाअत की, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लीगल टीम के हमला आज जो है अदालत में पेश हुए थे
اور نواز شریف کے وکیل عادل مدیر تارڑ اور امجد پرویز رستم پر موجود تھے اور انہوں نے آج جو اس حوالے سے اس کیس کے حوالے سے جو تمام تر دلائل تھے وہ آج پیش کیے اور جس پر نیب نے دیکھا تھا کہ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی تربیت کے خلاف جو اپیل ہے وہ واپس لے لی ہے اور عدالت نے فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپنی واپس لینے کی سزا منظور کر لی جس پر آج وہ عدالت نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پی ایم ایل این کے لیے کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ کافی لانگ ٹائم سے چل رہا تھا جس پر آج سماعت ہوئی اور کافی دلائل دینے کے بعد جو ہے عدالت نے آج نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں آج بری کر دیا ہے. جی بہت شکریہ سونیا ملک، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم اور سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبر ہے. چند روز قبل پاکستان لوٹنے والے نواز شریف کے لیے اچھی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں ایون فیلڈ ریفرنسز میں بری کر دیا گیا ہے. تفصیلات یہ ہیں کہ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے. اپیل واپس لینے کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کر دی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنسز سے بری کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں تجزیہ کار اسد عباس بٹ صاحب سے. جی اسد عباس، بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جیسے کہ معلوم ہے آپ کو کہ 3 ریفرنس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف قائم کیے گئے تھے جس کے اندر العزیزیہ اور ایون فیلڈ اور اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ فلیگ شپ ریفرنس تھا. فلیگ ریفرنس کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی، ان کو بری کر دیا گیا تھا. اس کے خلاف ظاہر ہے نیب نے یہ تینوں ریفرنسز قائم کیے تھے اور انہوں نے پھر جو فلیگ شپ کے اندر ایکویٹل ملا ان کو، اس کے اوپر انہوں نے ایک اپیل فائل کر رکھی تھی. آج وہ اپیل جو ہے انہوں نے وڈرا کر لی ہے اور اس کو جو ہے وہ واپس لے لیا ہے. اب یہ ظاہر ہے اس کے اندر جو ادارہ فائل کرتا ہے کیس، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی ایویڈنس ایسا موجود ہے یا اس کے اندر وہ ان کی منشا یہ ہے کہ اس کو واپس لینا چاہیے، تو انہوں نے آج واپس لے دی. اس کی بنیاد کے اوپر آج یہ اپیل جو ہے وہ بنیاد پر خارج کر دی گئی، واپس لینے کی بنیاد پر. جی بہت شکریہ اسد عباس بٹ صاحب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم اور سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا ہے. نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے جس پر نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کر دی ہے جس کے بعد وزیر اعظم اور سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے. اپیل واپس لینے کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم اور سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا ہے. نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے. اپیل واپس لینے کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم اور سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا ہے. نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے. اپیل واپس لینے کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کے لیے وفاقی دارالحکومت سے اچھی خبر ہے جہاں عدالت عالیہ نے انہیں ایون فیلڈ ریفرنسز میں بری کر دیا ہے. نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے. اپیل واپس لینے کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کر دی ہے. اس حوالے سے ٹیلی فون لائن پر ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں دلنواز چیمہ صاحب، ان سے مزید جانتے ہیں. جی دلنواز صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنسز سے بری کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ جی یہ کافی بریکنگ نیوز ہے اور بڑی خبر ہے نو ڈاؤٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں قانونی حلقوں میں یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا
اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سیاسی ماحول اور سیاسی ہوائیں جب رخ بدلتی ہیں تو ساری چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے. اس میں جب یہ ریفرنس بنا تھا اور اس میں جب ایویڈنس بھی ہوا تھا اور جو ججمنٹ بھی آئی تھی اس میں کافی جو ہے نقص تھے اور ایویڈنس میں بھی کافی کمزوری تھی اور کافی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھینچ کے یہ فیصلہ دیا گیا تھا. اس وقت بھی قانون کے تقاضے اتنے خاص پورے نہیں ہوئے تھے تو اس کا کسی بھی صورت جو ہے ڈسمس ہونے کا کافی چانس امکان موجود تھا. جی بہت شکریہ ماہر قانون دل نواز چیمہ صاحب، آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم و سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا ہے. نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کر دی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنسز سے بری کر دیا ہے. اسلام آباد سے خبر ہے، وفاقی دارالحکومت سے خبر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خبر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خبر ہے، جہاں عدالت عالیہ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف کو بری کر دیا ہے. نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم و سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبر ہے، وفاقی دارالحکومت سے اچھی خبر ہے، جہاں عدالت عالیہ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے ایون فیلڈ ریفرنسز کا، اور نیب کی جانب سے اپیلیں واپس لینے پر محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک شاندار خبر ہے، ایک بہترین خبر ہے جو کہ اسلام آباد سے آئی ہے، جہاں عدالت عالیہ نے محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد اور سابق وزیر اعظم کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے. یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے. نیب کی جانب سے ریفرنسز کی اپیلیں واپس لینے پر انہیں بری کر دیا گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم و سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم و سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا ہے. نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی. اپیل واپس لینے کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کی ہے. ان چار میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوتا، وہ بے نامی کے زمرے میں نہیں آئے گا. جسٹس گل حسن کے ریمارکس کہا، اس عدالت نے فیصلہ دیا ہے نامی کے لیے 4 چیزوں کا ثابت ہونا ضروری ہے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سے بری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کی ہے. ان 4 میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوتا، وہ بے نامی کے زمرے میں نہیں آئے گا. جسٹس گل حسن کے ریمارکس ہیں، کہا اس عدالت نے فیصلہ دیا بے نامی کے لیے 4 چیزوں کا ثابت ہونا ضروری ہے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا ہے، اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور آج مجھے نہ صرف اللہ کی عدالت میں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی انصاف ملا ہے.
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज की है। इनमें से एक भी साबित नहीं होता कि वो बेनामी जुमरे में आएगा। जस्टिस गुल हसन के ये रिमार्क्स हैं। उनका मजीद कहना था कि इस अदालत ने फैसला दिया है कि बेनामी अकाउंट्स में से कोई भी साबित होना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज की। इन 4 में से एक भी साबित नहीं होता, वो बेनामी के जमरे में नहीं आएगा। जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स कहा, इस अदालत ने फैसला दिया है बेनामी के लिए 4 चीजों का साबित होना जरूरी है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मजीद कहना था इस मामले कर कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और अल्लाह ताला ने आज मुझे सुरखरू किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह कहा है कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज की है। इन 4 में से एक भी साबित नहीं होता, वो बेनामी के जमरे में नहीं आएगा। जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। इस्लामाबाद से ये खबर आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर है। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और दीगर पार्टी अहदेदारान इस खबर पर बहुत खुश होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील वापस लेने पर उनकी अपील को खारिज कर दिया है। उन 4 में से एक भी साबित नहीं होता, वो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। जस्टिस गुल हसन के ये रिमार्क्स थे। उनका मजीद कहना था कि इस अदालत ने फैसला दिया है कि बेनामी के लिए 4 चीजों का साबित होना जरूरी है, जबकि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का इस मामले पर कहना है कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और आज मुझे इंसाफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अपील वापस लेने की बुनियाद पर अदालत आलिया ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज कर दी है। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस मौका पर नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे माहिर कानून बैरिस्टर आमिर हसन से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। जी आमिर हसन साहब, बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंसेस से बरी कर दिया है, क्या कहते हैं आप? जी बड़ी बड़ी मुबारक हो मियां साहब को, नून लीग को। मियां साहब तो कब से बरी हो गए थे, जब से उनकी डील हो चुकी थी। और यही हम कह रहे थे, जिस दिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे हैं उस दिन मियां साहब के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए थे, मियां साहब को ड्राई क्लीन किया गया था। और हम तो तब से कह रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी तमाशा खत्म करें और बताएं, और ये भी बताएं कि क्या मुल्क के अंदर इलेक्शन की भी जरूरत है या इसी तरह का कोई फैसला सुनाना है। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर नैब के मजीद एक सेकंड रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे इदारे को शर्म करनी चाहिए कि जो इदारा पहले वसाइल रियासत के खर्च करता है किसी को मुजरिम साबित करने के, और 6 साल के बाद वो अपने केसेस और प्रोसिक्यूशन से दस्तबरदारी इख्तियार करता है और अपने केसेस वापस लेता है। कल भी इस पर रियासत के पैसे लग रहे थे जब ये मियां नवाज शरीफ को मुजरिम साबित कर रहे थे,
اور آج جب یہ کیسز واپس لے رہے ہیں وہ سارے پروسیکیوٹر آج بھی پیسہ ریاست کا لگ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مزید اس ادارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اندر اگر احتساب ہونا ہے تو پھر یکساں ہو، مگر نہ پھر اگر ویسے کسی کو تو پھر کوئی ویسے کر لیں کہ جو لاڈلا ہوگا وہی حکمران ہوگا. تو ہم یہ تماشا ختم کریں پاکستان کے اندر یہ جو ہم نے لگایا ہے. یہ آئین دینے والے کو تو ہم نے پہلے پھانسی لگا دی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، جس نے آئین کے اندر لکھا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہی اس کا قصور تھا کہ طاقت کا سرچشمہ کوئی اور ہے. یہی آئین ثابت کر رہا ہے، یہی آپ کا نظام حکومت ثابت کر رہا ہے. میں کہتا ہوں میاں صاحب کو مبارک ہو، ان کے بڑے خوش قسمت ہیں. انہیں پہلے بھی 11 سال کے بعد یہ واپس ملک میں آئے تھے اور ان کی سزائیں معاف ہو گئی، اور یہ آج بھی تو لاڈلا ہی ہوتا ہے جی. اور ان کے لیے داغ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے صاف ہو جاتے. جی ماہر قانون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر عامر حسن اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار.